मॉर्निंग व्यूअर्स, myself डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत ध्यान और योग से संबंधित आज हम स्वयं के विकास में ध्यान और योग दोनों के कंट्रीब्यूशन का किस प्रकार से हम सेल्फ का डेवलपमेंट कर सकते हैं उसकी स्टडी करेंगे। ध्यान और योग, क्योंकि योग के लिए विभिन्न आसनों का उपयोग करके हम ध्यान की प्रक्रिया को अपने योगासन में प्रयुक्त करते हैं। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में ध्यान और योग का जो कंट्रीब्यूशन है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी आजकल अब असेंबली के अंदर योग को अनिवार्य किया है और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी निर्धारित किया है ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके और साथ ही बालक अपने विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो सके। क्योंकि ध्यान और योग ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जिससे व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है। और इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है आज हम उन्हें कुछ बिंदुओं के अंदर देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम ध्यान और योग का बेनिफिट हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बालकों का मानसिक विकास। अब बालकों का मानसिक विकास के लिए भी ध्यान और योग आवश्यक और अनिवार्य है। तो इसका प्रयोग हमें अपने विद्यालय स्पेशली जो प्राइमरी लेवल से ही है, अगर हम उसे प्राथमिक स्तर से ही स्टार्ट करें ध्यान और योग की प्रोसेस, तो उससे क्या होगा, बालकों में एकाग्रता में वृद्धि होगी और एकाग्रता में वृद्धि होने के कारण उनके जो अधिगम है, अधिगम में तीव्रता एवं स्थायित्व आता है। तो ये इसका बेनिफिट है। नाउ सेकंड पॉइंट है मानसिक विकार से मुक्ति। मानसिक विकारों से मुक्ति। अब जब हम विद्यालय स्तर पर ध्यान और योग की प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं तो उससे बालकों के अंदर जो मानसिक विकार हैं, जिसमें मानसिक विकार जो है पहले वीडियोस में भी बताए गए हैं, काम मानसिक विकार है जैसे चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन है और भूल जाने की है, स्मृति मेमोरी वीक है और मेंटली डिप्रेशन है, तनाव है उनके अंदर। ये तो जो आते हैं वो मानसिक विकार ही है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम चित्त यानी हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विकारों की बात करते हैं तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो ये 5 विकार हैं हमारे जो मन में उत्पन्न होते हैं और इसी का प्रभाव हमारा शारीरिक डेवलपमेंट और हमारे मानसिक विकास पर भी पड़ता है। तो इन मानसिक विकारों से मुक्ति के बाद हमारा जो हमारी मेमोरी है, स्मृति में भी वृद्धि होती है, साथ ही हमें संवेगात्मक
परिपक्वता हम जो बालक है इसे भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ध्यान और योग की प्रोसेस से बालक अपने मनोविकार से मुक्त होता है। थर्ड इसके अंतर्गत आता है छात्रों में प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास। तो जब बालक इस प्रकार ध्यान और योग की प्रोसेस को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाता है तो उसमें दूसरे के प्रति यानी दूसरे जो भी प्राणी मात्र है इस संसार में उनके प्रति प्रेम और सहयोग की भावना का विकास होता है। साथ ही भावना के जब इसका विकास होता है तो उनके अंदर स्वस्थ मानसिकता से युक्त बालक हो जाता है। हर चीज में स्वस्थ मानसिकता यानी हर चीज में उसे पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। नाउ 4 पॉइंट है शारीरिक विकास। इस प्रकार से ध्यान और योग मानसिक विकास को प्रभावित करता है, उसी प्रकार से ध्यान और योग शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो शारीरिक विकास यानी बालक जब ध्यान और योग संबंधी कार्यों में प्रक्रियाओं में अपनी संलग्नता रखता है तो उसका जो शारीरिक विकास होता है और इस शारीरिक विकास से बालक जब युक्त होता है तो समाज के उपयोगी कार्यों को करता है। समाज उपयोगी कार्य एवं स्वयं के आवश्यक एवं अनिवार्य कार्य में संलग्न रहता है। यानी उसका जो समय है वह समय व्यर्थ के कार्य में प्रयुक्त नहीं होता। वह अपने लिए जो बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य कार्य है जो उसकी दिनचर्या का हिस्सा है उसे प्राथमिकता के आधार पर तय करता हुआ अपने शारीरिक विकास की ओर अग्रसर होता है और ऐसे कार्यों में संलग्न होता है जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो समाज के लिए ऐसे कार्य जो समाज के लिए हानिकारक या नुकसानदायक है उन कार्यों में वह संलग्न नहीं होता। तो इस प्रकार बालक का शारीरिक विकास से जो है ध्यान योग से भी युक्त होता है और बालक अपने स्वयं के विकास में इन ध्यान और योग को बहुत ही महत्वपूर्ण भी समझता है। नेक्स्ट होता है इसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास। तो आध्यात्मिक और भौतिक विकास, हम जब ध्यान योग की बात करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क में वैसे ही एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी आती है, एक आध्यात्मिकता की अनुभूति हमें होती है और इसमें व्यक्ति भौतिक विकास से संबंधित जो इस लोक के सुख है उन्हें वह सुखपूर्वक जीता है या उन जो सुखपूर्वक जीवन जीता है या जीवन व्यतीत करता है, इसमें जीवन व्यतीत करने से संबंधित बात है। और जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो इस आध्यात्मिकता में वह परलोक
भी उसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ध्यान और योग का जो कंसेप्ट है, अगर व्यक्ति या स्टूडेंट लाइफ में अपने जीवन में स्टूडेंट लाइफ से ही इन्वॉल्व करता है तो उसे उसका आध्यात्मिक और भौतिक विकास होता है। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है नाउ जो बच्चों का होता है इसके द्वारा, उसमें सांसारिक संघर्षों का सामना करने हेतु मानसिक एवं शारीरिक शक्ति प्रदान करना। ये भी हमारे ध्यान और योग का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आज के इस भाग दौड़ की भौतिकवादी जीवन शैली के अंदर मनुष्य दिन रात धन के पीछे, अपने सुख के पीछे भागता रहता है और इस कारण उसके जीवन में जो सांसारिक सुख है उसकी प्राप्ति की जो लालसा है वो बढ़ गई है। और इस क्रम में ही वह अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्ष भी करता है, कई प्रकार के तनाव की, कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करता है। और इन संघर्षों से जो सांसारिक संघर्ष कहे जा सकते हैं, इनका सामना करने हेतु ध्यान और योग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उसके शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसे रेडी करते हैं, उसे ऐसी एनर्जी और पावर प्रदान करते हैं ध्यान और योग, जिससे वे अपने जीवन में आने वाली संघर्ष या समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वह है इंद्रिय सुख का दास न मानकर आवश्यक एवं अनिवार्य साधनों पर आश्रित। इस पॉइंट्स के अनुसार बालक जब ध्यान और योग में संलग्न होता है तो उससे उसकी प्राथमिकताएं तय होने लग जाती है, या हम कह सकते हैं कि वह अपने जो इंद्रियों के सुख है उसमें लिप्त नहीं होता, उसमें अनासक्त रहकर, या हम कह सकते हैं उन इंद्रियों के सुखों का दास न बनकर केवल अपने जीवन में जो भी आवश्यक और अनिवार्य साधन है उसकी प्राप्ति के लिए ही वह प्रयास करता है। अनावश्यक जो संलग्न है, जैसे जैन धर्म में अपरिग्रह भी कहा गया है, वह नहीं करता। जो उसे आवश्यक है वह उतनी ही वस्तुओं का वह संग्रह करता है जो उसके लिए अनिवार्य भी है और उन्हीं पर वह आश्रित भी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है
हुआ है और वह कुछ समय के लिए अपने किसी भी आसन में बैठकर किसी भी वस्तु का या अपने इष्ट का ध्यान करता है तो उसकी मानसिक थकान दूर होती है। और स्टूडेंट लाइफ में अगर इस प्रकार की मानसिक थकान दूर करने के लिए ध्यान और योग का इस्तेमाल छात्रों द्वारा अपनी डेली लाइफ में किया जाए तो वह पुनः अध्ययन प्रक्रिया में संलग्न हो सकता है। अध्ययन प्रक्रिया में संलग्न हो सकता है क्योंकि कभी कभी पढ़ते पढ़ते बहुत हमें थकान की अनुभूति होती है और उसके बीच अगर हम थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होता है कि हम मेंटली रूप से जो हमें थकान की अनुभूति हो रही है हम वो दूर कर सकते हैं और पुनः अपनी स्टडी में हम लग सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ध्यान के अंदर ध्यान में मन की स्थिति द्वारा एकाग्रता का विकास। तो इस ध्यान और योग से हमारा मन किसी बिंदु विशेष पर या किसी विचार विशेष पर स्थित होता है तो उससे एकाग्रता बढ़ती है और इस एकाग्रता बढ़ने के कारण व्यक्ति विशेष एकाग्रता को प्राप्त करता है। अगर हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें तो जब हम अपने मन को इंद्रियों से या विषय विकारों से पृथक करते हैं तो उसमें एकाग्रता का इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसी के बाद हम परम शांति और एक ऐसी परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसमें एकाग्रता का विकास इस ध्यान और योग के माध्यम से ही होता है। साथ ही अगर बालक की दृष्टि से देखते हैं तो जब एकाग्रता का विकास होता है तो बालक शिक्षण में रुचि लेने लगता है। शिक्षण में रुचि लेना नेक्स्ट पॉइंट है इसके अनुसार शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए आवश्यक अब ये जो ध्यान और योग की जो प्रक्रिया है न केवल टीचर के लिए बल्कि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के लिए भी आवश्यक है क्योंकि टीचर का रोल है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना क्योंकि जब तक उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण नहीं होगी तब तक उसमें स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे। साथ ही अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल बना करके वह अधिगम को सरल और बोधगम्य बना सकता है। तो शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया और स्टूडेंट के लिए अधिगम प्रक्रिया तो ये अधिगम क्या होता है फिर ज्ञान और योग से सरल एवं बोधगम्य होता है। तो ये हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है संवेगात्मक स्थिरता।
नेक्स्ट इसमें आता है 11 पॉइंट संवेगात्मक स्थिरता एवं शारीरिक स्वस्थता। शारीरिक स्वस्थता। तो जब ध्यान और योग को बच्चा या स्टूडेंट अपने जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाता है तो उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, यानी वह अपने मन में उत्पन्न होने वाले संवेगों को नियंत्रित कर सकता है। साथ ही नियंत्रण करने के साथ साथ जब अपने इमोशन को नियंत्रित कर सकता है, स्थिर कर सकता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो मानसिक विकार है वो दूर होने लगते हैं और मानसिक विकार दूर होने के कारण उसमें शारीरिक रूप से वह स्वस्थ भी होता जाता है और उसके अंदर स्व अनुशासन की भावना का भी विकास होता है। भावना का विकास होता है और बालक जब स्व अनुशासन रह सकता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इमोशनल मैच्योरिटी के साथ साथ फिजिकल एक फिटनेस भी उसे प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें दैनिक कार्यों के संपादन हेतु ऊर्जा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जीवन में हम जो भी दैनिक कार्य कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग काम है और प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए अपने प्रोफेशनल और डेली लाइफ से संबंधित काम है, हाउस वाइफ के लिए अपने हाउस से संबंधित जो भी डेली टास्क है वो करने के लिए क्या होता है, उन्हें एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा क्या है, सकारात्मक होती है, पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव होने के कारण जो डेली के काम है वो समय पर होते हैं, तो कार्य समय पर पूर्ण होते हैं। समय पर पूर्ण होते हैं और समय पर पूर्ण होने के कारण उन्हें हर कार्य में सफलता की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये सारे जो पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति या स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है अगर वो अपने जीवन में ज्ञान और ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है तो उसे ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। अब निष्कर्ष के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो निष्कर्ष के अंतर्गत ये जो ध्यान और योग है अब इसमें निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो निष्कर्ष तक हम ये कह सकते हैं कि ध्यान और योग अगर बालक के स्वयं के विकास के लिए हेल्पफुल है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो मंदबुद्धि बालक हैं, मंदबुद्धि बालकों के लिए भी यूजफुल है, उपयोगी, क्योंकि इससे उनकी क्या होगी, जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि
और जो उनकी स्मृति है, स्मृति वो भी विकसित होगी। साथ ही अब इसकी बात करते हैं तो स्मृति जो स्तर है उनका स्तर में सुधार होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस ध्यान योग का अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन देती हूँ तो इन स्टूडेंट के लिए वो ज़्यादा उपयोगी है। अगर और नेक्स्ट जब इस प्रकार से ध्यान द्वारा जो भी अगर हम यूज करते हैं तो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिकर होगी और प्रभावशाली होगी। एवं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं हमारे इस ध्यान और योग को जब हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्याओं का समाधान, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता तो उससे बालकों का मेमोरी स्तर भी होगा, वो उच्च होगा, बुद्धि लब्धि भी स्ट्रॉन्ग होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, तो टीचिंग में रुचि लेने लगेंगे। तो ये शिक्षण से अधिगम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं हम उनका समाधान कर सकते हैं। साथ ही बालकों के मनोविकार भी दूर होंगे। बालकों के मनोविकार जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो मनोविकारों को इसमें जैसे आजकल के टीनेज में मद्यपान, धूम्रपान, चोरी, ये आदि की जो समस्याएं आ रही हैं, ये इन समस्याओं को भी ये जो ध्यान और योग की प्रोसेस है ये काफी हद तक सुधारने में या उनको समाप्त करने में, मनोविकारों को दूर करने में, क्योंकि आजकल ये चीजें स्ट्रिक्ट सिंपल भी देखी जाती है। तो ये चीजें आजकल जो टीनेज है और युवावस्था में जो कदम रख रहे हैं उनमें इस प्रकार के मनोविकार बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस प्रकार इन मनोविकारों को दूर करने में भी ध्यान योग काफी हेल्प करता है। और इससे बालकों का लास्ट पॉइंट है चारित्रिक विकास होता है, क्योंकि जब इस प्रकार के जो विकार है शारीरिक और मानसिक तो वो दूर होते हैं, तो बालकों का निश्चित रूप से ही फिर चारित्रिक विकास भी संभव है। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर ही अगर ध्यान और योग को अपने विद्यालय स्तर का हिस्सा बनाया जाए तो बालकों की अधिगम उपलब्धि भी बढ़ सकती है। तो ये सारे ध्यान और योग के अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, तो इनको कंपल्सरी करते हुए स्कूली एजुकेशन में इसे इन्वॉल्व करना चाहिए और इसे प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक मानते हुए या एक तरह से कंपल्सरी करते हुए इसको स्टूडेंट को इस प्रकार के ध्यान और योग संबंधी कार्यक्रमों का भी समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए। नाउ आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्वयं के विकास में ध्यान एवं योग के योगदान को स्पष्ट कीजिए।
300 वर्ड्स में देना है। साथ ही एक और असाइनमेंट मिल रहा है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 बॉक्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे सीधा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज कीजिए या बार-बार साबुन से धोइए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप कोरोना वायरस के एडवाइजरी जो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बनाकर के लोगों को शेयर कीजिए, अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल